हे गाइस, आज हम क्लास 9 के इंग्लिश मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इसके ऑथर है ए रामानुजन। ये चैप्टर ना सिर्फ हमें एक जबरदस्त कहानी सुनाता है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सिखाता है। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो या फिर बस स्टोरीज पसंद करते हो, ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फूलों के किंगडम में क्या क्या फनी और शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो के एंड में जानेंगे हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज बिलीव दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? तो ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और इन मूर्ख लोगों को बस वाइस लोग समझदार लोग ही मैनेज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टोरी में मूर्ख किन लोगों को बोला गया है और उन मूर्ख लोगों के साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वेर इडियट्स। एक किंगडम था, उसका नाम था किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्ख लोगों का राज्य। और यहाँ का जो राजा था और जो मिनिस्टर्स थे वो लोग इडियट्स थे यानी कि बेवकूफ थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। और इस किंगडम के जो राजा और जो मिनिस्टर है ना, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जैसे बाकी राजा सब अपने किंगडम को चला रहे हैं, ये उनसे थोड़ा सा अलग तरीके से चलाना चाहते थे अपना राज्य को। तो वो लोग ये डिसाइड किए ना कि वो नाइट को डे में बदल देंगे और डे को नाइट में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। तो राजा और उसके मिनिस्टर्स ऑर्डर दिए कि सभी लोग रात को जागेंगे, अपने फील्ड्स को टिल करेंगे। टिल मतलब यहाँ पर कल्टीवेट करेंगे फील्ड को फार्मिंग के लिए, और अपने सभी बिजनेसेस को डार्क होने के बाद, अंधेरा होने के बाद ही चालू करेंगे और वापस से बेड में चले जाएंगे सोने के लिए जैसे ही सूरज निकलेगा। मतलब समझ रहे, जो काम दिन में किया जाता है खेती वगैरह, वो भी बोल रहा है यहाँ का राजा कि इसको रात को करना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और अगर कोई भी इंसान उस राज्य का बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं करेगा, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट में क्या दिया जाएगा? डेथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब राजा अनाउंस कर दिया है कि जो भी उसका बात नहीं सुनेगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो सभी लोग डर के क्या किए? बात मानने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो राजा और उनके जो मिनिस्टर्स थे बहुत ज्यादा खुश हुए, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये सक्सेसफुल हो गया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वाज ब्रॉड डेलाइट बट देयर वाज नो वन अबाउट। एक दिन क्या होता है, एक गुरु और एक डिसाइपल, गुरु मतलब सेंट, डिसाइपल मतलब एक शिष्य जो गुरु को फॉलो करता है, वो गुरु और शिष्य इस सिटी में आए। तो ये बहुत खूबसूरत सा सिटी था और ये लोग दिन को आते हैं, ये लोग देखते हैं ना कि इतना खूबसूरत सा सिटी है लेकिन कोई भी एक इंसान नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा होगा? क्योंकि सब सो रहे होंगे। एवरीवन वाज एस्लीप, नॉट अ माउस स्टीरिंग। सभी लोग सो रहे थे, एक चूहा भी स्टीरिंग नहीं कर रहा था, मतलब इधर उधर नहीं भाग रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. यहाँ के जो लोग हैं, उनके जो कैटल्स होते हैं, गाय बकरी, ठीक है, उनको भी सिखा दिए थे कि दिन में सोना है। तो ये जो दो स्ट्रेंजर्स थे ना, यानी कि गुरु और उसके डिसाइपल, उसका शिष्य, वो पूरा अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गए कि इनके चारों तरफ आखिर चल क्या रहा है। तो ये उस सिटी में घूमते रहे शाम होने तक, और अचानक से देखते हैं ना कि पूरा टाउन जाग जाता है और अपना जो बिजनेस है रात के टाइम, शाम के टाइम स्टार्ट कर देता है। The two men were hungry. Now that the shops were open, now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single duddu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a duddu. तो ये दोनों जो लोग थे, गुरु और शिष्य, बहुत ज्यादा भूखे थे। अब जैसा कि सभी दुकानें खुल चुके थे, तो ये लोग गए कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए। तो ये सरप्राइज हो गया जब इनको पता चला ना कि यहाँ पे हर एक चीज का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, सब सेम है। कितना? अ सिंगल डुड्डू। डुड्डू मनी होता है कनाडा लैंग्वेज में। चाहे ये लोग चावल खरीदे या फिर बंच ऑफ बनानास खरीदे, सभी का सेम कॉस्ट होगा। The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. तो ये जो गुरु और जो डिसाइपल है ना, फिर से डिलाइटेड हो गए, खुश हो गए। खुश इसलिए हुए क्योंकि ये लोग कभी ऐसा सुने नहीं थे कि ऐसा भी होता है। अब 1 रुपया में ये, 1 डुड्डू में ये कुछ भी खरीद सकते थे, चाहे सस्ता चीज हो, चाहे महंगा से महंगा चीज हो। समझ में आ रहा ना? तो ग्रोसरी वो लोग ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता देख। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go.
he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. तो अब ये दोनों गुरु और शिष्य खाना बना लिए और खा लिए। अब गुरु को रियलाइज होता है ना, ये जो किंगडम है ये फूल्स का किंगडम है, मूर्ख लोगों का राज्य है, और ये एक अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे रुकना, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु अपना शिष्य को बोलता है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। लेकिन जो डिसाइपल था गुरु का, उसको ये जगह छोड़ने का मन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि ये जगह छोड़ के जाए, क्योंकि सभी चीज यहाँ पे सस्ता मिल रहा था और इसको क्या चाहिए था, अच्छा और सस्ता खाना चाहिए। द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू यू नेक्स्ट। गुरु बोलते हैं अपने शिष्य को कि यहाँ पे सभी मूर्ख लोग हैं और ये लंबा समय तक नहीं चलेगा, और तुम बोल भी नहीं सकते ये तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. लेकिन जो डिसाइपल था ना, गुरु का जो विजडम है, गुरु का जो अकलमंदी है, उनका बात नहीं सुना और वो बोला कि मुझे यहाँ रहना है। अब गुरुजी हार मान गए। अब गुरुजी बोले, ठीक है तुम्हें रहना है तो रहो, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के गुरुजी वहां से निकल जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. तो अब डिसाइपल यहाँ पर रह गया, ठीक है, पेट भर के खाना खाता था, बनानास, घी, राइस और व्हीट ये सब खाता था, और डेली ये सब खा खा करना ये बहुत ज्यादा फैट हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल है, ठीक है, गली के किनारे जो हट्टे कट्टे बुल होते हैं ना, उसी तरह से लग रहा था। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन सुबह क्या हुआ, एक चोर ना एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया। एक बड़ा व्यापारी था, उसके घर में घुस गया चोरी करने के लिए। ठीक है, कैसे घुसा, वो दीवार में एक होल कर दिया और उसी होल से घुस गया चुपके से। और जैसे ही वो चोरी करके चोरी का सामान बाहर निकाल रहा था ना, तो जो वाल है वो गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, यानी कि गिर जाता है उसके हेड पे, और वहीं पे उसका डेथ हो जाता है उस चोर का। His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." तो जो चोर था उसका भाई ना, जब ये बात सुना कि उसका भाई का डेथ हो गया है, तो वो तुरंत दौड़ के जाता है किंग के सामने और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, मेरा भाई जो है ना अपना एंशिएंट ट्रेड को परस्यू कर रहा था, मतलब उनका जो पुराना बिजनेस है, पुराना जो ट्रेड है उसको वो फॉलो कर रहा था। यहाँ पर बोला नहीं राजा को कि वो चोरी कर रहा था, बोल रहा था कि हमारा एंशिएंट ट्रेड मतलब हमारा पुराना जमाना से जो ट्रेड आया चला रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, जो कारोबार चला रहा है, वो कर रहा था। और उसके ऊपर क्या हुआ, एक दीवार गिर गया, उस दीवार गिरने की वजह से उसका डेथ हो गया, और सारा इल्जाम जाता है इस मर्चेंट के ऊपर, क्योंकि मर्चेंट को एक अच्छा गुड और स्ट्रॉन्ग वॉल बनाना चाहिए था ना। अगर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता तो मेरा भाई का डेथ नहीं होता। तो आप क्या करिए, उस मर्चेंट को जिसका गलती है उसको आप पनिश करिए, और साथ साथ में इसका जो फैमिली है उसको कंपेंसेट करिए इस अन्याय के लिए। कंपेंसेट करना मतलब पैसे देना या फिर कुछ कोई भी तरीके से हेल्प करना, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा बोल रहा था चोर का भाई राजा को। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समॉन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस। तो किंग बोलता है, किंग भी तो बहुत बड़ा बेवकूफ था, तो बोलता है ठीक है, तुम्हारे भाई को जरूर न्याय मिलेगा, तुम परेशान मत हो। और तभी क्या करता है ना, उस घर का ऑनर को बुलाता है, यानी कि जो मर्चेंट है उसको बुलाता है। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." तो जब मर्चेंट आता है ना, किंग इससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो मर्चेंट बताता है फलाना ढिमकाना, ये मेरा नाम है, योर हाइनेस। Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो राजा पूछता है मर्चेंट को बुला के, जब इसका भाई तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, बर्गल कर रहा था, मतलब एंटर अ बिल्डिंग इलीगली एंड स्टील थिंग्स, चोरी कर रहा था, तो क्या तुम उस वक्त घर पे थे? तो बोलता है जी हाँ। और ये मर्चेंट बताता है कि ये मेरे घर में चुपके से घुस गया और मेरा जो दीवार है वो बहुत ज्यादा कमजोर था और इसके ऊपर गिर गया। तो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो दोषी साबित हो जाता है। तो राजा बोलता है ना कि तुम्हारा जो दीवार है ये इंसान का भाई को मार दिया, यानी कि तुमने एक इंसान का मर्डर कर दिया, तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट,
I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो ये बेचारा सा मर्चेंट बोलता है कि मैंने दीवार थोड़ी ना बनाया, ये किसका गलती है? जिसने दीवार को बनाया उसका गलती है कि वो सही से दीवार को नहीं बनाया। आपको उसको ना पनिशमेंट देना चाहिए, इसमें मेरा क्या गलती? ऐसे वो मर्चेंट बोल रहे हैं। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. तो राजा बोलता है कि कौन है, कौन ये दीवार को बनाया? माय लॉर्ड, ये जो वाल है ना, मेरे फादर के टाइम के बना हुआ है और मेरे फादर के टाइम में जिसने ये वाल बनाया था, मैं उसे जानता हूँ। अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है और ये आसपास ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट। तो राजा के मैसेंजर्स जाते हैं, उस ब्रिकलेयर को लेके आते हैं जिसने ईंट दे के दीवार बनाया था। वो उसको लेके आते हैं और उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर टाइम? राजा पूछता है, क्या तुमने इस इंसान का घर का दीवार बनाया था इसके पापा के टाइम में? यस माय लॉर्ड आई डिड। तो वो ब्रिकलेयर जिसने दीवार बनाया था वो बोलता है, हाँ मेरे लॉर्ड, मैंने बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। यू हैव मर्डर्ड हिम। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। तो राजा बोलता है ना, तुम तो दीवार बनाया, लेकिन ये कैसा दीवार बनाया? बेचारे एक इंसान के ऊपर ये दीवार गिर गया और उसका डेथ हो गया, तुमने उसका मर्डर कर दिया और तुम्हें पनिशमेंट में डेथ मिलेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. कहानी में देखिए कैसे ट्विस्ट आ रहा है। तो राजा उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने से पहले ही ये जो ब्रिक लेयर है जिसने दीवार बनाया था वो बोलने लगता है, बेग करने लगता है राजा को, रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज आप कुछ भी ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनिए। हाँ ये सच बात है कि मैंने दीवार बनाया था और वो दीवार अच्छा नहीं बना, लेकिन क्यों अच्छा नहीं बना? लेकिन वो दीवार इसलिए अच्छा नहीं बना क्योंकि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है, मेरा काम में नहीं लग रहा था। मेरा माइंड और कहीं पे था काम के टाइम। मुझे अच्छे से याद है एक डांसिंग गर्ल थी, एक लड़की थी जो नाच रही थी। वो स्ट्रीट में, वो गली में इधर उधर हो रही थी और उसके जो एंकलेट्स है वो जिंगलिंग कर रहे थे, मतलब उसके जो पायल है वो बज रहे थे, ठीक है। और वो डांस कर रही थी, स्ट्रीट में इधर उधर जा रही थी, उसका पायल जो है बज रहे थे। और मेरा जो आई है और जो मेरा माइंड है, मैं दीवार पे नहीं रख पाया। मैं जो दीवार बना रहा था उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान पूरा उस डांसिंग गर्ल के ऊपर था। तो आप उस डांसिंग गर्ल को लेके आइए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट। इट इज नॉट इजी टू जज such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. तो राजा बोलता हाँ बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ये जो केस है थोड़ा सा और गहरा हो गया। तो ये इस तरह के केसेस को जज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसानी से जज नहीं हो पाता। तो राजा बोलता है ना, उस डांसर गर्ल को लेके आते हैं। तो ये जो डांसर गर्ल थी अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। तो ये जो डांसिंग गर्ल है ना, किंग के कोर्ट में आती है और पूरा शेक कर रही होती है क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो राजा पूछता है ना कि बहुत साल पहले क्या तुम स्ट्रीट में बार बार आना जाना कर रही थी जब ये बेचारा सा इंसान दीवार बना रहा था? क्या तुमने इसे देखा था? तो डांसिंग गर्ल बोलती, हाँ मेरे लॉर्ड, मुझे अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklet jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो राजा बोलता, अच्छा तो तुम स्ट्रीट में बार बार आना जाना कर रही थी अपने एंकलेट्स पहन के, मतलब अपने पायल पहन के, और पायल बज रहे थे जिसकी वजह से ये जो आदमी दीवार बना रहा था ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये एक खराब वाल बनाया। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। और ये जो दीवार है ये एक बेचारा बर्गलर के ऊपर गिर गया, एक चोर के ऊपर गिर गया और उसे मार दिया। तो इसका सारा इल्जाम जाता है तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम्हारे वजह से ही बेचारे इस इंसान का डेथ हो गया, तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. Scoundrel means a dishonest person. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो जब राजा बोलता है इस डांसर गर्ल को जो बूढ़ी हो चुकी थी कि तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो 1 मिनट के लिए सोचती है और बोलती है
मेरे लॉर्ड, सुनिए, मुझे पता है कि मैं क्यों स्ट्रीट में आना जाना बार बार कर रही थी, क्योंकि मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्डस्मिथ को ताकि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे। लेकिन वो एक लेजी स्काउंड्रेल है, एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। वो मुझे हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहा कि मैं आपको ज्वेलरी बना के अब दे दूंगा, थोड़ी देर बाद दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। तो इसलिए मैं उसके पास बार बार आना जाना करती रही। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सो मी। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट। तो ये डांसर गर्ल बोलती है, मैं जब आना जाना कर रही थी गोल्डस्मिथ के पास से, तभी ये ब्रिक स्लेयर मेरे को देखा था, और ये मेरी गलती नहीं है। ये जो सारा गलती ना उस गोल्डस्मिथ का है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्डस्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग एट वंस। तो राजा सोचता है, बेचारी लड़की, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है, तो सभी एविडेंस को वो देखता है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और फाइनली किंग बोलता है ना कि हमें रियल कल्प्रिट मिल गया, हमें असली गुनहगार मिल गया। जाओ गोल्डस्मिथ को लेके आओ, जहां पर भी वो छुपा है, एक ही बार में उसको लेके आओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. bailiffs मतलब a law officer who makes sure that the decision of a court are obeyed. तो राजा के जो bailiffs थे, वो गए गोल्डस्मिथ को ढूंढे, और वो अपनी दुकान का एक कॉर्नर में छुप के बैठा था। जब वो सुनता है उसके ऊपर जो एक्यूजेशन लगाया गया, मतलब उसके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया, तो वो अपना खुद का एक स्टोरी बोलने लगता है। तो जानते हैं क्या स्टोरी अब ये बता रहा है? माय लॉर्ड, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो ये अब गोल्डस्मिथ बोलता है ना, मैं एक गरीब गोल्डस्मिथ हूँ। ये सच है कि मैं इस डांसर गर्ल को बार बार एक्सक्यूजेस दे रहा था, और इसकी वजह से ये बार बार मेरी दुकान आ रही थी। मैं इसको एक्सक्यूजेस इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं इसका ज्वेलरी टाइम पे बना नहीं पा रहा था, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक अमीर मर्चेंट का ऑर्डर फिनिश करना था, क्योंकि उसके घर में एक शादी आने वाला था और वो वेट नहीं कर पा रहे थे। आपको तो पता होगा ना, जो अमीर लोग होते हैं कितना ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं। तो ऐसा बताता है गोल्डस्मिथ राजा को, हु इज दिस रिच मर्चेंट who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. तो अब राजा पूछता है कि ये रिच मर्चेंट है कौन, जिसके वजह से तुम अपना काम फिनिश नहीं कर पाए, जिसके वजह से इस बेचारी डांसर गर्ल को बार बार तुम्हारे दुकान आना पड़ा, और जिसके वजह से ये ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया और इतना बड़ा मेस बन गया इस दीवार को लेकर, और आखिर में जो दीवार है एक इनोसेंट इंसान के ऊपर गिर जाता है और उसे मार देता है। कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब देखिए क्या ट्विस्ट हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो गोल्डस्मिथ है ना, उस मर्चेंट का नाम बताता है, और ये जो मर्चेंट था कौन निकलता है? जिसके ऊपर जिसका दीवार गिरा था, उसी घर का जो मालिक होता है, ओरिजिनल ओनर होता है। यानी कि अभी जो मर्चेंट की बात हो रहा है उसके पिताजी, अभी जिस मर्चेंट की बात हो रहा है, अभी जिस मर्चेंट की बात हो रही है उसके फादर। तो अब जो जस्टिस है ना, एक फुल सर्कल में घूम के वापस आ गया, राजा ऐसा सोचता है। वापस मर्चेंट के ऊपर आ गया सारा ब्लेम। अब र्यूडली बुलाया जाता है इस मर्चेंट को कोर्ट में, और ये मर्चेंट आता है रोते हुए, बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पापा जी का, ये मेरे पापा का गलती है। अब ये मर्चेंट आता है रोते हुए कोर्ट और बोलता है ये मेरे फादर की गलती है, मेरा गलती थोड़ी ना, ये मेरा फादर का गलती है, क्योंकि उन्होंने ही ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था। अब वो उनका डेथ हो चुका है, तो मैं तो इनोसेंट हुआ ना। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, इट्स ट्रू, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, he is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो ये सब सुनने के बाद राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करता है और एक डिसीजन लेता है कि हाँ, ये सच है कि तुम्हारे पापा जो है वो मर्डरर है, लेकिन वो तो अब मर चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है, तो किसी न किसी को तो उनके जगह पनिशमेंट दिया जाना चाहिए ना। और तुम्हारे पापा का जो कुछ भी है, धन संपत्ति, वो तो सब तुम्हें ही इनहेरिट हुआ है, तुम्हें ही मिला है। उनका जितना भी धन दौलत और उनके जितने पाप भी है, तो वो सब तुम्हें ही मिला है ना। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for final impaling of the criminal,
It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तो राजा तुरंत क्या करते, एक नया स्टेक बनाने के लिए बोल देता है एग्जीक्यूशन के लिए. स्टेक मतलब अ पोस्ट विद अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज्ड टू पियर्स थ्रू समथिंग. एक लकड़ी या फिर मेटल का एंड को ऐसे शार्प कर दिया जाता है और इसी से एग्जीक्यूशन किया जाने वाला था. ठीक है, मतलब ये इसको लेके उसके अंदर घोप देंगे. तो इस तरह से कुछ स्टेक दिखता है, लकड़ी का होता है या फिर मेटल का भी हो सकता है. तो इसी से उस मर्चेंट का एग्जीक्यूशन कराने वाले थे. एग्जीक्यूशन मतलब एन ऑफिशियल किलिंग ऑफ समवन. तो जैसे ही सर्वेंट स्टेक को शार्पन करते हैं और जैसे ही क्रिमिनल को इम्पेल करने वाले होते हैं, इम्पेल मतलब टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पोस्ट थ्रू समवन, जैसे उसके अंदर डालने वाले होते हैं स्टेक को, तो मिनिस्टर्स को पता चलता ना कि ये जो अमीर मर्चेंट है बहुत पतला है और इतना पतला होने की वजह से स्टेक से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता. तो किंग को भी बात ये समझ में आता है. अब किंग परेशान हो जाता है कि आखिर करे तो क्या करे क्या. व्हाट शॉल वी डू, ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to feed the steak. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would feed the steak, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो राजा बोलता है कि आखिर हम करें क्या. तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है ना कि हमें क्या करना है. हमें एक ऐसा इंसान को, एक ऐसा मोटू इंसान को ढूंढना है जो इस स्टेक में फिट आ सके. तो इसके जो सर्वेंट्स है ना, मतलब राजा के जो नौकर है, उनको भेज दिया गया टाउन में एक हट्टा कट्टा इंसान को लेके आने की, जो इंसान इस टेक में फिट हो सके. तो सर्वेंट का नजर पड़ता है उस डिसाइपल के ऊपर, गुरु का वो शिष्य जो रह गया था यहाँ पर, क्योंकि उसको बस खाने का पड़ा था और वो बनानास, राइस, व्हीट, घी ये सब खा खा के महीनों हो गया, ये सब खा रहा है और खा खा के पूरा मोटू हो गया. व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड. डिसाइपल बोलता है मैंने क्या आखिर गलत किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, रो रो कर बोल रहा है. दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक, दे सेड, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. राजा के सर्वेंट्स बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये एक रॉयल डिक्री है, यानी कि एक रॉयल ऑर्डर है कि हम लोग एक ऐसा इंसान को लेके आए जो मोटू सा हो और वो स्टेक में फिट आ सके. तो राजा के जो सर्वेंट्स है इस डिसाइपल को लेके जाते हैं एग्जीक्यूशन वाली जगह में. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज Guru's words, this is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future. As he could see the present and the past, he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो अब जैसे ही इस डिसाइपल को एग्जीक्यूशन वाले जगह ले जाते हैं, तभी इसको अपना गुरु का जो वर्ड्स है, जो बातें वो याद आती है कि ये एक मूर्ख लोगों का सिटी है और तुम्हारे साथ ये क्या कर दे तुम्हें खुद पता नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं ये तुम्हारे साथ क्या कर सकता है. तो ये बातें डिसाइपल को याद आती है. तो जब ये डिसाइपल अपना डेथ का इंतजार कर रहा था, तो ये अपना गुरु जी को याद करता पूरा दिल से और उनको बोलता है कि मेरा जो रोना है आप इसे सुन लीजिए, आप जहां कहीं भी हो. तो गुरुजी को ये सब ना एक विजन में दिख जाता है, क्योंकि उनके सामने मैजिक पावर्स थे. ठीक है, वो आगे तक देख सकते थे, वो फ्यूचर को भी देख सकते थे, प्रेजेंट को भी देख सकते थे और पास्ट को भी देख सकते थे. तो ये जो गुरु होते हैं एक बार में अपने डिसाइपल के सामने पहुंच जाते हैं, जो खुद को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया था जस्ट बिकॉज इसको खाना बहुत पसंद था. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" गुरु अपने डिसाइपल को डांटते हैं और उसको कुछ धीरे से फुसफुस करके बोलते हैं उसके कानों में, और फिर वो राजा के सामने जाते हैं और राजा को एड्रेस करते हैं. गुरु राजा को एड्रेस करते हैं, बुद्धिमानों को भी बुद्धिमान हो आप राजा, आप मुझे ये बताइए कौन ज्यादा बड़ा है, गुरु या फिर शिष्य. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. व्हाई डू यू आस्क, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. तो गुरु जी बोलते हैं, तो राजा बोलता है ना बिल्कुल गुरु ही बड़ा है, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है. तो राजा पूछता है कि तुमने ये क्यों पूछा. गुरु बोलते हैं कि मुझे आप पहले स्टेक में डालिए, उसके बाद मुझे मारने के बाद आप मेरे डिसाइपल को मार दीजिएगा उस स्टेक में डालकर. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first. Put me death first, not him." तो गुरु जैसे ही बोलते हैं ना पहले मुझे मारिए, तो जब डिसाइपल ये बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है और वो भी क्लैमर करने लगता है, यानी कि इंसिस्ट करने लगता है. ये डिसाइपल बोलता है नहीं नहीं गुरु को पहले नहीं, पहले मुझे मारिए, क्योंकि आपने मुझे पहले यहाँ पे लाया, मुझे मारिए पहले. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर.
He asked the Guru, "Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake." अब गुरु और डिसाइपल आपस में लड़ने लगते हैं। गुरु बोलता है पहले मुझे मारो, डिसाइपल बोलता है नहीं मुझे पहले मारो। तो किंग थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है ऐसे बिहेवियर को लेके। किंग पूछता है गुरु से कि आप मरना क्यों चाहते हो? हमने तो इसे चूज किया क्योंकि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो स्टेक में फिट आ सके। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु बोलते हैं कि मुझे आप क्वेश्चंस मत पूछिए, पहले मुझे मार दीजिए। व्हाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा बोलता है क्यों? यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। तो आप तो एक वाइस मैन हो, आप एक बुद्धिमान इंसान हो, आप मुझे पहले समझाओ। राजा गुरु को बोलता है आप मुझे पहले समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? Asked the Guru. The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us?" गुरुजी बोलते हैं कि आप पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि मैं ये बता दूंगा कि हम क्यों मरना चाहते हैं, तो आप मुझे पहले मारिएगा। तो राजा अपना वर्ड दे देता है, एक फॉर्मल प्रॉमिस दे देता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं पहले मारूंगा अगर आप रीजन बता दीजिएगा। तो गुरु राजा को साइड में ले जाते हैं, ठीक है, और राजा के कानों में गुरुजी बोलते हैं कि आपको पता है हम लोग अभी मरना क्यों चाहते हैं? हम दोनों के ही दोनों क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the god of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first. Remember? तो अब गुरुजी धीरे से राजा के कान में बोलते हैं कि हम लोग ना दुनिया भर में इतना जगह घूमे, लेकिन ये जो सिटी है ना, ऐसा सिटी हम लोग को कभी नहीं मिला और ऐसा राजा भी हम लोग नहीं देखे थे। तो ये जो स्टेक है ना, ये गॉड ऑफ जस्टिस का है और ये नया स्टेक भी है और इसमें कभी भी एक क्रिमिनल गया नहीं है। इस स्टेक में कोई भी क्रिमिनल मरा नहीं है। तो इस स्टेक में जो भी पहले मरेगा ना, वो वापस से जन्म लेगा इस कंट्री का राजा बन के, और सेकंड नंबर में जो मरेगा इस कंट्री का वो फ्यूचर मिनिस्टर होगा। और हम लोग अपने एसेटिक लाइफ मतलब सिंपल लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो कितना अच्छा होगा हम लोग इस जगह के किंग और मिनिस्टर बन के आए वापस। तो अब राजा जी मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं। अब आप अपना प्रॉमिस याद करिए और मुझे पहले मार दीजिए। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. अब राजा थोड़ा सा गहरा थॉट में पड़ जाते हैं। वो चाहते नहीं है कि अपना किंगडम वो खो बैठे अगले जन्म में, तो उनको टाइम चाहिए था। तो जो एग्जीक्यूशन होने वाला था ना, वो ऑर्डर देके उस एग्जीक्यूशन को रुकवा दिए कि ये एग्जीक्यूशन आज के लिए पोस्टपोन कर दो, ये एग्जीक्यूशन हम लोग कल करेंगे। और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली बात की है कि ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम अपना किंगडम अगले जन्म में अगले लाइफ में और किसी को दे दे। तो हम लोग एक काम करते हैं, स्टेक में हम लोग ही चले जाते हैं, क्योंकि स्टेक में हम लोग चले जाएंगे तो फिर अगले जन्म में वापस हम लोग इस जगह के किंग और मिनिस्टर बन के पैदा होंगे। होली मैन डज नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड। फिर राजा बोलता है ना, सेंट लोग गुरु लोग झूठ नहीं बोलते, और मिनिस्टर इस बात को लेके एग्री हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माय ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो राजा एग्जीक्यूशनर्स को बोलता है, यानी कि जो लोग भी मारते हैं, कि हम लोग क्रिमिनल्स को ना आज रात को भेज देंगे तुम लोगों के सामने। जब पहला इंसान तुम्हारे सामने आएगा उसको पहले मार देना, फिर उसके बाद जब दूसरा इंसान जाएगा उसको भी मार देना, यही मेरा ऑर्डर्स है और कोई भी मिस्टेक मत करना। तो ऐसा ऑर्डर राजा दे दिया एग्जीक्यूशनर्स को। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, disguised themselves as the two, and thus arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. तो उस दिन रात को क्या हुआ, जो किंग और मिनिस्टर है ना, वो सीक्रेटली प्रिजन में चले जाते हैं और गुरु और डिसाइपल को प्रिजन से निकाल देते हैं और खुद भेष बदल देते हैं अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और ये लोग तो पहले ही अरेंज कर लिए थे, ठीक है, कि रात को दो लोगों को भेजा जाएगा, पहला जो इंसान जाएगा उसको भी मार देना, दूसरा जो इंसान जाएगा उसको भी मार देना, ठीक है। तो वो ऑर्डर देता है कि स्टेक में इनको ले जाओ और एग्जीक्यूट कर दो बिना डिले किए, बिना लेट किए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion.
टेक में राजा और उसके मिनिस्टर्स को मार दिया जाता है। अब इनका जो डेड बॉडी है उसको फेंक दिया जाता है ताकि क्रोज और वल्चर्स इनको खा ले। तो लोग इस डेड बॉडी को देखते हैं और पैनिक करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये लोग देखते हैं अरे किंग और मिनिस्टर का डेड बॉडी, पूरा सिटी कंफ्यूजन में आ जाता है। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. तो सारी रात ना ये लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिर इस किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। अचानक क्या होता है, कुछ लोग गुरु और डिसाइपल को देख लेते हैं। गुरु और डिसाइपल ना चुपके से उस टाउन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग देख लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन। कोई एक इंसान बोलता है उसी टाउन का कि हम लोगों को एक राजा और एक मिनिस्टर चाहिए, और बाकी लोग एग्री होते हैं। अब यहाँ का जो राजा और मिनिस्टर है उनका डेथ हो गया, तो हमें एक किंग और एक मिनिस्टर चाहिए ना। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो गुरु और डिसाइपल को ना वहां के सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगे, बेग करने लगे कि आप दोनों यहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाइए। तो डिसाइपल ना तुरंत कन्विंस हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ का मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन गुरु को कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. तो आखिर में गुरु और डिसाइपल दोनों एग्री कर लेते हैं कि हाँ हम लोग इस किंगडम को रूल करेंगे, ठीक है। ये जो फुलिश किंग है और उसके सिली मिनिस्टर के जगह हम लोग ले लेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि हम लोग यहाँ के सारे पुराने लॉज को चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तो उस दिन से क्या हुआ, रात वापस से रात जैसा हो गया और दिन वापस से दिन जैसा हो गया। सारे काम जो दिन में होते थे दिन में होने लगे, और रात में जैसे लोग आराम करते थे जो भी करते थे करने लगे। और अब वहां पर एक डुडू का यानी कि 1 रुपए का कुछ भी नहीं मिलता। बाकी दूसरे किंगडम जैसे होते थे, अब ये जगह भी बाकी किंगडम्स की तरह बन गया। और इस चैप्टर के ऑथर है A.K. रामानुजन, और ये एक कनाडा फोक टेल है। फोक टेल यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानियां चले आते हैं उसी को बोलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इस कहानी से, इस स्टोरी से आप लोगों को क्या-क्या सीखने को मिला? अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि फुलिशनेस की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ का जो पुराना राजा और मिनिस्टर था, रात को दिन, दिन को रात बना के कितना बड़ा बेवकूफी किया। आखिर जरूरत ही क्या है ऐसा करने का। दूसरा चीज हम लोग ये सीखते हैं कि विजडम और कॉमन सेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तीसरा चीज हम लोग ये सीखते हैं कि जस्टिस फेयर होना चाहिए, यानी कि जो इंसान गुनहगार है उसी को सजा मिलना चाहिए, उसके जगह और कोई इंसान को क्यों हम लोग सजा दें। चौथा चीज हम लोग इस कहानी से ये सीखते हैं कि क्लेवरनेस हमें बचा सकता है, चालाकी हमें, समझदारी हमें बचा सकता है। पांचवा चीज इस चैप्टर से हम लोग ये सीखते हैं कि पावर जो है ना, उसको बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए और पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही था हमारा चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया हो, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर्स के शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोग जाके उसे जरूर देखिए, ताकि आपको एक चैप्टर कुछ ही शॉर्ट्स वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आपका टाइम बच सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।